हैं वो बैंक लोन देने से बचेगा। अब किश्तों और आमदनी का जो असंतुलन है वो असंतुलन क्या है उसे समझिए। कमाई और किश्तों का दम घुटता जो अनुपात है वो नया नियम आपके घर की रसोई के बजट पर दम घोंटने के लिए आ रहा है, जिसे EMI टू इनकम रेशियो कहा जाता है। बैंक अब आपके कैलकुलेटर पर बैठकर यह हिसाब लगाएगा कि आपकी सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा पहले से ही पुरानी किश्तों में चुकाने में खत्म हो रहा है। अगर आपकी आमदनी का 40 या 50% हिस्सा पहले से ही किसी पर्सनल लोन या फिर बाइक की EMI या कार की EMI या घर की EMI में जा रहा है तो बैंक आपके नए लोन के आवेदन को तुरंत रोक देगा। बैंक को आपके चेहरे पर एक यूं कहें कि डिफॉल्टर होने वाला नजर आएगा और वो आपकी फाइल को ठंडे बस्ते में डालकर आपके सारे सपनों का दम घोंट देगा। लेकिन मजबूरी है, बैंकों की भी मजबूरी। क्या करें, लगातार बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो NPA हो रहे हैं। अब जो जरूरी पैमाना है यानी कि आपका क्रेडिट बिहेवियर, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और सिर्फ मिनिमम ड्यूज यानी कि न्यूनतम देय राशि चुकाकर खुद को बहुत चालाक और अमीर समझते हैं, वे असल में अपने आर्थिक जीवन पर एक तरह से सुसाइड नोट लिख रहे हैं। नए ECL फ्रेमवर्क में बैंक इस आदत को आपकी सबसे बड़ी वित्तीय दरिद्रता और लाचारी मान रहे हैं। बैंक तुरंत समझ जाएंगे कि आपके पास पूरा बिल चुकाने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आपकी यही एक आदत नए लोन लेते वाले सपनों की अर्थी सजाने के लिए काफी होगा। बहुत आसान नहीं है दोस्तों। अब यह मॉडल है कहां का? क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो चरित्र है, भारत का जो आचार विचार है, उसमें यह फिट नहीं बैठता। अब ये विकसित देशों का मॉडल है, ये कोई भारतीय आविष्कार नहीं है, ये पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कड़ा मॉडल है, जिसे अमेरिका और यूरोप के बैंक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के नाम से सालों से अपना रहे हैं। वहां पर बिना मजबूत वित्तीय साख के कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा कमरा भी किराए पर नहीं ले सकता है। RBI अब भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को उसी वैश्विक कतार में खड़ा करने जा रही है ताकि हमारा देश भी दुनिया के सबसे सुरक्षित वित्तीय सिस्टम का हिस्सा बन सके। अमेरिका यूरोप की तर्ज पर जो सिस्टम बदल रहा है वो वैश्विक स्तर की बैंकिंग का एक नया अध्याय है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। देश के खाते को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। मुश्किल यह है कि ग्लोबल नियमों के जाल में जो भारतीय लोग हैं, भारतीय मध्यम वर्ग है, वो उलझा हुआ नजर आएगा, फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन RBI को यह नीति क्यों बनानी पड़ी, इसे समझिए। इससे कड़े नियम को देखकर मन में यह कड़वा सवाल भी उठता है, यह लाजमी भी है कि क्या RBI देश के मध्यम वर्ग का दुश्मन बन रहा है? क्या उसकी नीतियां आम जनता के खिलाफ हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। भारत ने एक लंबा और बेहद दर्दनाक NPA यानी कि डूब कर्ज का संकट देखा है। जब बैंकों का पैसा डूबता है तो देश की रीढ़ टूटती है और RBI इसी रीढ़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, मजबूत बनाए रखना चाहता है। कड़े फैसलों के पीछे की असली मजबूरी बैंकिंग की रीढ़ को टूटने से बचाने की कोशिश है, व्यवस्था को सुरक्षित रखने का बड़ा अभियान है, जन विरोधी नीति या फिर भविष्य की सुरक्षा का कवच भी है। इतिहास की गलतियों को सुधारने का नया प्रयास है। कड़वी दवा से होगा ये प्रयास, लेकिन बैंकिंग सिस्टम का इलाज तो जरूर होगा। लेकिन बैंकों को आखिर नुकसान कौन पहुंचाता है? बड़े डकैत, बैंकों को लूटने वाले जो उद्योगपति हैं, वो देश के वित्तीय इतिहास का काला पन्ना आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में एक सुलगते घाव की तरह जिंदा है, जिसे कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता है। हम सब ने अपनी खुली आंखों से देखा है कि कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसे जैसे कॉरपोरेट घराने और रईस नाम बैंकों के हजारों लाखों करोड़ रुपए डकार गए, रातों रात कानून की धज्जियां उड़ाते हुए देश से रफू चक्कर हो गए। लेकिन इस महापाप, इस खुली डकैती की असली कीमत किसने चुकाई? इसकी पूरी मार किस पर पड़ी?
देश के उन ईमानदार सीधे साधे मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर पर जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का एक एक पैसा ईमानदारी से टैक्स के तौर पर सरकार की झोली में डालता है। जब इन बड़े मगरमच्छों को लोन डूबे तो सरकारी बैंकों की दीवारें हिल गईं और वे दीवारें ढहने के कगार पर पहुंच गई, वेंटिलेटर पर आ गई। तब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने बैंकों को दोबारा जिंदा रखने के लिए, उन्हें डूबने से बचाने के लिए रिकैपिटलाइजेशन यानी कि पुनर्पूंजीकरण का सहारा लिया। और यह कुछ और नहीं था बल्कि देश के आम जनता की जेब से निकाला गया वही टैक्स का पैसा था जिसे लाखों करोड़ों की शक्ल में उन बीमार बैंकों के खातों में जबरन झोंकना पड़ा। उस वक्त जो दर्द और गुस्सा, आर्थिक नुकसान देश ने झेला, उसी गहरे जख्म का नतीजा है कि आज रिजर्व बैंक को इतना बेरहम और सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उसे बैंकिंग सिस्टम को बचाना है, बैंकों को बचाना है। लेकिन इन बैंकों के डकैतों का क्या, जो सरकार को लूट रहे हैं और देश के बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उसकी कीमत देश का आम आदमी क्यों चुकाए? हमारा सिस्टम है कैसा? हमारा सिस्टम अभी तक उनको देश के अंदर नहीं ला पाया, विदेश से उठा नहीं पाया, हजारों लाखों करोड़ ये बाहर ले जा चुके हैं। इसकी कीमत आम आदमी क्यों चुकाए? और सबसे बड़ी बात है कि क्या जो घोटाले हो गए, भविष्य में इसकी क्या गारंटी है कि ये घोटाले नहीं होंगे? अभी देश में ताजा एक और बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम बड़ी सुर्खियों में, अखबारों में छप रहा है। उन्होंने भी बैंकों को चूना लगाया है। वो भी देश के बड़े बड़े राजनेता सरकारों के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि बैंक के ये लुटेरे रुक जाएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे? क्योंकि सफेद पोश लोगों के साथ तो मिलकर ये चोरी होती ही है। इसकी कीमत आम आदमी क्यों चुकाए? भारतीय रिजर्व बैंक ये दूरगामी फैसला असल में इसलिए भी ले रहा है क्योंकि वो फ्यूचर प्रूफ बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय बैंकों को भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के अज्ञात, अनपेक्षित या फिर बड़े बड़े आर्थिक संकट से पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य बनाया जाए। वैश्विक वित्तीय इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में ऋण का कोई बड़ा और कृत्रिम बुलबुला फूटता है तो वहां की मजबूत से मजबूत और विशालकाय अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है और देखते देखते पूरा देश कंगाल हो जाता है। साल 2008 की वैश्विक मंदी में हमने अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े नामी बैंकों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश को उसी खौफनाक मंजर से बचाना चाहता है। आरबीआई की दूरदर्शी सोच यह है कि अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, वैश्विक मंदी का कोई बड़ा आर्थिक तूफान आता है, तो देश के भीतर ही डिफॉल्टर की ताकत अचानक बढ़ने ना लगे। हमारे देश के बैंक उस झटके से चरमराए नहीं, वे मजबूती से जमीन पर टिके रहें। नए नियम के तहत बैंकों के पास पहले ही दिन अपना खुद का एक मजबूत सुरक्षा कवच होगा, जिसे तकनीकी भाषा के प्रोविजन या फिर रिजर्व फंड कहा जाता है। यह फंड किसी भी विपरीत परिस्थितियों में बैंकों के लिए एक लाइफ जैकेट का काम करेगा, ताकि बैंक डूबने की नौबत ना आए और देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन कैसे हो सकता है? अभी एक ताजा नाम आया, राजेश मेहता। उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी को 15 लाख करोड़ का बना दिया और उस 15 लाख करोड़ की कंपनी में एसबीआई ने करोड़ों रुपए लगा दिए, बिना जाने समझे कि उनकी बैलेंस शीट में 15 लाख करोड़ का कोई धंधा था ही नहीं। जनाब, एक घर का सपना रखने वाले, एक गाड़ी का सपना रखने वाले, अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए ईएमआई लेने वाले एक आम आदमी से ज्यादा उन बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, उन बड़े बड़े लोगों के बारे में भी गंभीरता से विचार कीजिए जो हजारों करोड़ रुपए का लोन बैंक से उठा तो लेते हैं, लेकिन पटाने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं और जब टूटते हैं तो देश के बाहर चले जाते हैं और देश की तमाम सरकारें और एजेंसियां छटपटाती रहती हैं। दशकों से यही चल रहा है, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी चुकाता है। और उसके बाद जब वो डिफॉल्ट करते हैं तो पूरी कायनात उनके साथ खड़ी हो जाती है।
उनके इन करोड़ों रुपए के फ्रॉड को छुपाने के लिए कई सौ कानूनी रास्ते निकल आते हैं। उनके पास बड़े बड़े वकील भी आ जाते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं, जो चार्टर्ड प्लेन में बैठकर उनके लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर केस भी लड़ते हैं। नियमों की हर बंद गली उन्हें हंसते हुए बाहर भी निकाल देती है। कानून का यह शिकंजा सिर्फ एक मध्यम वर्ग की गर्दन को दबाने के लिए होता है, उस व्यक्ति को दबाने के लिए होता है जो एक अदद छोटा सा सपना देखना चाहता है, अपने परिवार को, घर को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वो भी सड़कों पर अपने परिवार के साथ गाड़ी में घूमना चाहता है। असर उन पर भी नहीं पड़ेगा जो देश का रईस तबका है, जो बैंक के लोन पर निर्भर नहीं है, जिनकी एक अपनी अलग समानांतर दुनिया चलती है, जो कैश या फिर नकदी में डील करते हैं, बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, आलीशान जमीनें। उनका काम बिना किसी बैंक मैनेजर की मिन्नत किए बिना सीधे नगद के दम पर चलता है। सिविल स्कोर कम हो या ज्यादा हो, उनके ऐशो आराम की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती है। सिविल स्कोर के झंझट से मुक्त है रईस वर्ग। नगद के दम पर खरीदी जाने वाली गाड़ियां बैंक मैनेजर की मिन्नतों से कोसों दूर, जो आर्थिक पाबंदियों का रईसों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियमों के दायरे से बाहर चमकती हुई दुनिया, फर्क अगर पड़ता है तो किसी और पर नहीं, मध्यम वर्ग पर पड़ता है। गाज उसी पर गिरती है। इस पूरी क्रोनोलॉजी की मार अगर किसी पर पड़ेगी तो मध्यम वर्ग पर पड़ेगी, जो दिन रात मेहनत करके अपनी पहली कार की चाबी पाना चाहता है, जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े मेट्रो शहरों में एक अदद 2 BHK फ्लैट की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने 25 और 30 साल की किश्तों के रूप में बैंक के पास गिरवी रख देता है। 30 साल की किश्तों में कैद सारे सपने, सुबह का अलार्म, होम लोन का डर, मध्यम वर्ग के आशियाने पर नियमों का प्रहार और पूरी जिंदगी की कमाई बैंक के पास बंधक रखता है। सपनों की ऊंची कीमतें चुकाएगा आम आदमी। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक ये भी देखेगा कि बेटा, तुम जिस जगह नौकरी करते हो, तुम्हारी नौकरी वहां है किस दिन की, कितने दिन की है। कहीं वहां मंदी की मार तो नहीं पड़ने वाली, कहीं वहां छटनी का डर तो नहीं है। यह भी उस फाइल में दर्ज होगा। यह मार उस पिता पर पड़ेगी जो अपने बच्चे की उच्च शिक्षा, उसे एक अच्छे कॉलेज के पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन की खातिर बैंकों के चक्कर काटेगा। अगर अतीत में किसी छोटी सी वजह से उसका सिविल स्कोर 730 के नीचे रह गया है, तो नया नियम उसके बच्चे के भविष्य के आड़े आ जाएगा। बैंक उसे लोन देने से मना कर देगा और ब्याज इतना बढ़ा देगा या फिर कि पढ़ाई का खर्च उठाना मध्यम वर्ग के बूते से बाहर हो जाएगा। पिता के सिविल स्कोर से बच्चे का भविष्य तय होगा। भविष्य इस बात से भी तय होगा, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां की नौकरी आपकी सुरक्षित है या नहीं। भविष्य इस बात से भी तय होगा कि आप आगे जाके क्या ये लोन चुका सकते हैं, EMI भर सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें होंगी और यही वो चीजें होंगी जो आपके एक अदद लोन के लिए परेशानी की बात करेंगी। लेकिन मेरा फिर यहां पर यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन देश के 62% लोग जिनका सिविल 730 से नीचे है, उन्हें एक बहुत पतली और सकरी गली से गुजरना होगा अगर लोन लेना है। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कर्ज सिर्फ जेब से नहीं लिया जाता, भरोसे से लिया जाता है। पैसा लौटाने में एक भी छोटी सी चूक भविष्य के कई सारे दरवाजे अब बंद कर सकती है। बैंक खाते में जमा रकम देखते ही लेकिन समय पर चुकाई गई किस्त चरित्र का बैलेंस बताती है। आज अजीब दौर है। घर में कुछ बच्चे मोबाइल को देखते हैं लेकिन माता पिता की अपेक्षा नहीं। कुछ बच्चे मोबाइल में ईयरफोन लगाकर सब कुछ ध्यान से सुनते हैं लेकिन अपने माता पिता की आवाज़ें महसूस भी नहीं कर पाते। रिश्तों का अनुशासन हो या पैसे, दोनों अगर टूटे तो इंसान अकेलेपन और कंगाली के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तय आपको करना है कि आप अपने भविष्य को कितना अनुशासित रख पाते हैं और जनाब वाकई जीवन को थोड़ा अनुशासित बनाइए। समझिए.com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।